subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the structural evidence of the benzene. तो आज वीडियो में हम बात करेंगे बेंजीन के स्ट्रक्चर के एविडेंस के बारे में, मतलब किस तरीके से ये हमने देखा कि ये जो बेंजीन है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देता है या फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे एविडेंस हैं, जिसके बेस पे ही हम बोल सकते हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो मेनली इस तरीके से होता है, या फिर वो हम उसको 135 साइक्लोहेक्साट्राइन के रूप में भी हम बोल सकते हैं। पिछली क्लास में शायद मैंने इस स्ट्रक्चर को 135 हेक्साट्राइन बोला था, पर वो गलत है। एक्चुअली जो नाम उसका क्या होगा 135 साइक्लो होगा, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है। हेक्सा मीन्स 6 कार्बन और ट्राइन मीन्स इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं बेंजीन के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, चाहे मॉलिक्यूलर फार्मूला हो या आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो या फिर आपके कैलकुलेट स्ट्रक्चर हो या फिर साइक्लिक पेनर स्ट्रक्चर हो। तो सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम बात करते हैं उसके बेसिक्स थ्योरी की या बेसिक प्रॉपर्टी की आपकी बेंजीन की। तो बेंजीन जैसा कि हम जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जिसको हम बेंजीन या फेनिल या एरिन बोलते हैं डिफरेंट कंडीशंस में आपके आईयूपीएसी नाम के अनुसार। तो बेंजीन एक वेल एक्सेप्टेड नाम है आपके आईयूपीएसी के थ्रू, इसलिए हम उसको बेंजीन ही बोलते हैं। और बेसिकली ये होता है आपका हेक्साट्राइन, जो कि होता है 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। ठीक है, अब इसके बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, मीन्स इसमें एरोमा होगा, कुछ गंध होगा, वो गंध होता है आपका गैसोलीन का, मीन्स इट स्मेल्स लाइक द गैसोलीन। बात करें इसके नेचर की, तो ये लिक्विड स्टेट में होते हैं जनरली आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है आपका 5.5 डिग्री सेल्सियस। आप बोलोगे कि ये लिक्विड है, फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि हमने ये लिखा है 5.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हम इसको एक्सट्रीम कंडीशन में या डीप फ्रीज कंडीशन में अगर हम उसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं, तब उस कंडीशन में वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर की तरह। तो उस केस में जो है अगर ये जो बेंजीन है वो 5.5 डिग्री से ऊपर बढ़ने के बाद ही लिक्विड स्टेट में आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में वो लिक्विड ही होगा। नेक्स्ट आपका इसका जो आइसोलेशन है, इट इज़ आइसोलेटेड इन द 1825। ये 1825 में आइसोलेट किया गया है बाय द मिचेल फैराडे, एंड ही डिटरमाइंड द रेशियो ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड इट्स शोज द 1.1 रेशियो। तो इन्होंने ही बेंजीन को आइसोलेट किया है, और बेंजीन में जो स्ट्रक्चर हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है, उसको डिफाइन किया कि ये जो है रेशियो 1/1 रेशियो पे हुआ। फिर इन लेटर द साइंटिस्ट इलहर्ड मिसलिच इन 1834। तो 1834 पे इस कंपाउंड को सिंथेसाइज किया गया है बाय दिस साइंटिस्ट इलहर्ड मिसलिच, और इन्होंने ही देखा, ही डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द बेंजीन एंड प्रपोज द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द C6H6। इन्होंने ही जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला को दिया था बेंजीन के, जो कि C6H6 हो, और उसका जो नेम है वो बेंजीन रखा था पहले, जिसमें I था, फिर लेटर जो है वो बेंजीन किया गया। तो ये कुछ बेसिक उसके प्रॉपर्टी हैं आपके बेंजीन की। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चरल एविडेंस की, या फिर जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके क्या क्या एविडेंस हो सकते हैं। तो इसके बेस पे जो है बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिसको हम कवर करेंगे वन बाय वन। तो बेंजीन के जो बेसिक नॉमेनक्लेचर है उसके बारे में भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उस वीडियो की भी हम आप देख सकते हैं, हमने लिंक दे दिया है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, या फिर यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चरल एविडेंस ऑफ द बेंजीन। बात करते हैं इसके पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला के, जो कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि साइंटिस्ट जो हैं इलहर्ड ने आपके 1834 पे इसको सिंथेसाइज किया था। और जब भी कोई कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कंपाउंड्स जब अननोन होते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर है डायरेक्टली नहीं आता है, उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, IR, NMR, UV, मास, बहुत सारे आपके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट हैं, उसके थ्रू ही हम किसी भी स्ट्रक्चर को ज्ञात कर सकते हैं। पर उस समय जो है आपका वो अननोन था, उसमें ये मालूम था कि बेंजीन का जो रेशियो है वो 1.1 होगा, मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन का, तो जिसमें जितना हाइड्रोजन उतना कार्बन होगा। तो उन्होंने जो एलिमेंटल एनालिसिस के बेस पे जो है, या फिर उसके जो मॉलिक्यूलर वेट है उस हिसाब से उन्होंने बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6 और H6 होगा। मतलब जो रेशियो है वो भी क्या होगा 1:1। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा अप्रोक्सीमेटली ये होगा आपका 78
ग्राम पर मोल और AMU, ठीक है। तो SN2 कैसे हुआ, कार्बन 6 है, 1 कार्बन मतलब ये आपका C6H12 होता है और हाइड्रोजन होता है आपका 1 तो आपका 6 मतलब 12 छक्का 72 प्लस 6, ये 6 है तो क्या हो गया आपका 78। तो ये पहली थ्योरी थी, पहले एविडेंस था कि जो बेंजीन का जो फार्मूला है वो C6H6 होगा, ठीक है, जो कि 78 मोलेकुलर वेट उसका होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब आते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर की ओर। तो अब ये C6H6 तो हो गया है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक ही हो, वो स्ट्रेट भी हो सकता है। उस समय जो है जब जो साइंटिस्ट हैं रिसर्च कर रहे होंगे तो उन्होंने बहुत सारे साइक्लिक इसको लेकर स्ट्रक्चर बनाया, उसको प्रूव किए कि ये स्ट्रक्चर है या नहीं। तो उसमें जो स्ट्रक्चर हैं वो आपकी स्ट्रेट चेन हो सकता है करके माना गया, और उस हिसाब से जो है अब इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, उनको हमको बैलेंस करना है किसी भी तरीके से। तो पहला जो एविडेंस है वो क्या हो सकता है आपका, जैसे कि सपोज ये आपका 1 ये हो गया आपके कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें हमको बैलेंस करना है आपके बॉन्ड्स का और हाइड्रोजन का, इसमें 6 ही हाइड्रोजन होना चाहिए। तो सपोज हम इसको मान लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे तो और H नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है 4। फिर यहाँ पे देखते हैं तो इसको हम कर सकते हैं CHH, ठीक है, इसको भी हम अगर CHH और इसको हम कर दें ट्रिपल बॉन्ड ये, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है इसको अगर माने तो, क्योंकि इसमें 6 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो ये क्या होगा आपका 1 2 3 4 5। तो 1 पे और आपके 5 पोजीशन पे क्या है आइन है, मीन्स इसका जो बेसिक नाम हो सकता है 1,5 हेक्सा ट्राई आइन, ठीक है, 1,5 हेक्सा ट्राई आइन इसका नॉमेनक्लेचर, सॉरी डाई आइन होगा क्योंकि 2 इस पे हेक्सा डाई इन हो सकता है। सेकेंड ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नंबर 1, और सेकेंड है पॉसिबिलिटी नंबर 2। इसमें भी हम 6 कार्बन को मेंशन करते हैं पहले। तो ये 6 कार्बन हो गए 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको हमको बैलेंस करना है आपके बॉन्ड और हाइड्रोजन से। तो सपोज कि आपके हम बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद इसमें हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन H2, ठीक है। उसके बाद इसको हम जाहिर सी बात है 1 से करना पड़ेगा, तो यहाँ कर देते हैं हम लोग H। इस पर सपोज हम ट्रिपल बॉन्ड मेंशन कर देते हैं, तो यहाँ बैलेंस हो गया ऑलरेडी, यहाँ बैलेंस हो गया ऑलरेडी। इस पर हम फिर एक हाइड्रोजन हम मेंशन कर देते हैं और इसको हम करते हैं डबल बॉन्ड और इसको करते हैं CH2। अब गिनिए एक बार 1 2 3 4 5 6। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका नाम क्या होगा आपका 1 और आपके 5 पे क्या है डाई इन है और 3 पे आइन है, तो क्या होगा 1 5 हेक्सा डाई इन और 3 आइन। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर हो सकता है। तो ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी हो सकता है। पर उसके बाद जब उसको केमिकल रिएक्शंस कराया गया तो देखा गया कि आपके जो भी एल्केन और ये, क्योंकि एल्किन है, ये आपके एल्काइन है या और एल्किन भी दोनों हैं, इसमें दोनों हैं, तो उनके स्ट्रक्चर क्या फॉलो कर रहे हैं बेंजीन। तो उस अननोन कंपाउंड को हमने लिया और उस अननोन कंपाउंड को लेने के बाद, क्योंकि जो है ये जो आपके एल्किन है और एल्काइन है, बात करें हम स्ट्रक्चर की, तो ये आपके क्या हो गए थे एल्कीन और एल्काइन, तो इनकी पॉसिबिलिटीज़ थी। तो ये जो कंपाउंड्स हैं वो इजीली आपके
पहला है आपका ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के साथ में इजीली रिएक्ट कर सकता है, खासकर ब्रोमीन वाटर Br2 और CCl4 इसके साथ में रिएक्शन करके डीक्लोराइज कर देता है आपके ब्रोमीन को। उसके अलावा जो आपके KBNO4 हैं, डाइल्यूट कोल्ड KMNO4 मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट के साथ भी ये रिएक्शन करते हैं। उसके अलावा जो आपके हाइड्रोलिसिस है, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो ये जो एल्किन और एल्काइन है इनके साथ में रिएक्शंस करते हैं, इनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। लेकिन जब हम देखें कि हमने इनके बदले में जो है हमने अगर बेंजीन ले रहे हैं, हमने जो कंपाउंड्स हमको मिला है, हमको आइसोलेट किए हैं या सिंथेसाइज किए हैं, वो हम अगर ले रहे हैं बेंजीन के साथ में, तो इनके बीच में जो है कोई भी रिएक्शंस नहीं हो रही हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है वो एल्किन और एल्काइन नहीं होंगे। जो स्ट्रेट चेन एल्किन और एल्काइन है वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो उसके बेस पे जो है कुछ थ्योरीज हैं कि और हमने देखा कि इसमें जो है स्ट्रेट चेन पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। क्या क्या है? पहला है कि बेंजीन डू नॉट गिव द एडिशन रिएक्शंस विद द KBNO4। बेंजीन जो है साथ में एडिशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। उसके अलावा बेंजीन डज नॉट फॉलो द जनरल फार्मूला ऑफ द एल्किन एंड एल्काइन। जो भी एल्किन और एल्काइन का जो जनरल फार्मूला है, जैसे कि CnH2n+2 आपकी एल्किन के लिए है, CnH2n आपके एल्किन के लिए है और CnH2n-2 आपके एल्काइन के लिए है, वो फार्मूला भी ये ओबे नहीं करता है। बात करें हम लोग इसमें स्ट्रेट चेन पे, जो अगर ये स्ट्रेट चेन होता तो जो अगर हम रिएक्शंस कराएंगे तो 3 सब्स्टिट्यूशन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन बेंजीन के साथ में केवल एक ही होगी। अगर हम HBr के थ्रू रिएक्शंस कराएंगे तो हो सकता है कि जो 6 कार्बन है तो 3 कार्बन पे 1, 2 और 3 कार्बन पे रिएक्शंस हो सकते हैं, लेकिन आपके बेंजीन केस में केवल एक ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। इसलिए ये बोला गया कि ये जो आपके कंपाउंड्स हैं, बेंजीन है, वो स्ट्रेट चेन नहीं है। तो ये हो गया सेकेंड थ्योरी, आपके स्ट्रेट चेन थ्योरी। अब आते हैं नेक्स्ट जो है एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब किन थ्योरी के हिसाब से या किन रिएक्शंस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि बेंजीन साइक्लिक इन नेचर का होगा? तो उसके लिए 2 हैं। पहला है आपका फर्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन। तो इनके हिसाब से जो है केवल 1 मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे, केवल एक ही होगा। जो प्रोडक्ट होगा केवल एक ही बनेगा, इसमें 3 नहीं बनेंगे। जैसे कि हमने अगर स्ट्रेट चेन होता तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, लेकिन इस केस में केवल एक ही पॉसिबिलिटीज़ है। अगर हम इस बेंजीन को जो C6H6 था, सपोज अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रूफ नहीं हुआ है, तो उस केस में अगर हम ब्रोमीन लेके अगर CCl4 साथ में लें तो ये रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको आपके फेरिक ब्रोमाइड के साथ में यूज़ करें, FeBr3 के साथ में यूज़ करेंगे, तो जो इसमें जो है मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे और क्या बनेंगे? C6H5 और Br। तो इस तरीके से रिएक्शंस हो सकते हैं, मतलब केवल एक ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि इस बेंजीन पे जो है, ये सपोज बेंजीन है आपका, तो इसमें केवल एक ही इस तरीके से मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और कोई भी आइसोमर इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि दिखा गया है कि कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। इसका मतलब केवल एक ही पोजीशन पे, मतलब 1 ब्रोमीन बेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, 1 ब्रोमोबेंजीन ही बन सकता है, इसमें 2, 3 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो स्ट्रक्चर की जो रिंग है वो इस तरीके से कि कहीं भी ऐड हो वो फर्स्ट नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये आपका पहले थ्योरीज है। सेकेंड थ्योरीज है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो जैसे कि अगर हम बात करें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की, तो हम बेंजीन को अगर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं विद निकिल, तो C6H6 प्लस ठीक है। अगर हम बेंजीन को निकिल के साथ में रिएक्ट कराते हैं, मतलब हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तब वो
अगर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे एटॉमिक प्रेशर पे निकल के साथ में, तो क्या बनेगा आपका साइक्लोहेक्सेन बना। तो इसको हमने आइडेंटिफाइड किया कि ये जो रिएक्शंस होगा तो क्या बन रहा है, साइक्लोहेक्सेन बन रहा है, केवल एन हेक्सेन नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है, ये स्ट्रेट चेन नहीं हो सकता। ये स्ट्रेट चेन होता तो क्या बनता, एन हेक्सेन बनता, लेकिन ये क्या बन रहा है आपका साइक्लोहेक्सेन बन रहा है। इसलिए बेंजीन जो है साइक्लिक फॉर्म में होगा, इस तरीके से ये प्रूफ हुआ। उसके बाद जो साइंटिस्ट हैं केकुले, अगस्त केकुले, उन्होंने अपनी थ्योरी के हिसाब से इसको डिस्क्राइब किया, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को, जो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो अब आते हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बाय द केकुले। तो साइंटिस्ट है अगस्त केकुले, उन्होंने 1865 पे, ठीक है, अब लिख लीजिए इसको। तो अगस्त केकुले ने 1865 पे एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया जो कि प्लेनर था, साइक्लिक था, और हर एक कार्बन जो है एक हाइड्रोजन से बैलेंस रहेगा, और मतलब हर एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ में अटैच रहेगा, और सारे जो कार्बन के जो कार्बन है वो बॉन्ड भी बैलेंस होंगे, मतलब एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट फॉर्म में होंगे, मीन्स कॉन्जुगेट फॉर्म में होंगे। और उनके बीच पे जो स्ट्रक्चर था जो कि वेल एक्सेप्टेड है एक तरीके से, वो था आपका ये 6 कार्बन है, और एक कार्बन जो है आपके अल्टरनेट फॉर्म पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से अटैच होंगे, और हर एक कार्बन जो है आपके एक हाइड्रोजन बॉन्ड से बैलेंस होंगे, मतलब हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था आपके केकुले का, इन्होंने प्रपोज किया था ये स्ट्रक्चर, जो कि है आपको एक तरीके से 135 साइक्लोहेक्सेन, सॉरी 135 साइक्लोहेक्साट्राईइन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके केकुले का। अब इसके भी कुछ अपोजिशन थे। तो पहला पोजीशन ये था कि अगर ये स्ट्रक्चर सही है, तो ब्रोमीन के साथ में अगर हम रिएक्शन करें, अगर जैसे कि ये बॉन्ड अगर इस तरीके से ही है, मीन्स अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपके ब्रोमीन का स्ट्रक्चर है, आप ये प्रपोज किए हो, जो कि 1 2 3 4 5 और 6 ये है, तो अगर हम ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे इस कंपाउंड को, जो हमने किया Br2 Fe3 FeBr3 के साथ में, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आप अगर आप बोल रहे हो कि 135 हेक्साट्राईइन है, तो फिर ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी अगर ये जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है, कंफर्म है कि ये 135 हेक्साट्राईइन है, तो उस हिसाब से जो है ब्रोमीन या तो 1 और 2 मीन्स 1 2 पे भी पॉसिबिलिटीज़ है, और आपके 1 और 6 भी पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड पे भी और ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पे भी, दोनों पे, और ये सिंगल सिग्मा बॉन्ड पे भी। बट देखा गया कि केवल एक ही आइसोमर बनता है आपके, वो है आपका एक ही आइसोमर बनता है 1 2, या फिर आपके 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन ही बनता है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर में कुछ डाउट है, ठीक है। तो उसके लिए जो है मतलब आर्थो डाइब्रोमोबेंजीन कुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। लेकिन इस ऑब्जेक्शन को, या इस ऑब्जेक्शन जो हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए उन्होंने थ्योरी दिया आपके कैलकुलेस ने कि इसमें रेजोनेंस हो सकती हैं, और ये जो रिएक्शंस है आपके बेंजीन का, जो कि हम ये बोल रहे हैं इस तरीके से, वो हो सकता है कि डिलोकलाइज्ड हो, और उस बेस पे जो है ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, जो पाई बॉन्ड है वो डिलोकलाइज्ड हो जाएंगे, ठीक। और ये अल्टीमेटली इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए जो है पॉसिबिलिटीज़ केवल एक ही होगी। इसीलिए जो है आपके बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा भी है और ऐसा भी है, तो इनके बीच का हम रखते हैं, ठीक है। तो ये चाहे तो ये 1 2 भी बोल सकते हैं और 1 2 भी बोल सकते हैं। तो ये आपका पहला अपोजिशन था
अपोज था इस स्ट्रक्चर को लेकर, जो कि उन्होंने इस तरीके से रिजोल्व किया। सेकेंड ऑप्शन ये था कि अगर ये स्ट्रक्चर है तो अगर हम HBr के साथ में रिएक्शंस करेंगे तो कोई भी रिएक्शंस नहीं होता। ठीक है, केकुले स्ट्रक्चर फेल टू एक्सप्लेन वाई बेंजीन इज 3 कार्बन डिड नॉट गिव एनी एडिशन रिएक्शंस लाइक द अदर एल्किन्स। तो उन्होंने भी कहा कि ये एल्किन है इस तरीके से, तो क्यों वो HBr के साथ में रिएक्शंस नहीं कर रहा है, कोई भी एडिशन रिएक्शंस नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो है फिर बाद में जो रेजोनेंस थ्योरी हैं वो आई, और रेजोनेंस थ्योरी इस तरीके से आपके इसको जो है वेल एक्सप्लेन करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग रेजोनेंस थ्योरी की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ओके, नाउ कम टू द, अब आते हैं रेजोनेंस थ्योरी की ओर। तो रेजोनेंस थ्योरी मतलब व्हाट इज द रेजोनेंस? रेजोनेंस मीन्स इट इज द फिनोमिनन इन विच 2 or more स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर ए सब्सटेंस विच involve identical position of the atom is called resonance. Means it is the probability of the difference pairing scheme between the various electron of the atom. Means इसमें जो है different possibilities हैं आपके पाई इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन जो है different पोजिशन पे हो सकते हैं, उसी को हम एक तरीके से रेजोनेंस बोलते हैं। एंड दिस एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मोलिक्यूल इज सेड टू बी रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा आपके, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा आपके किसी भी कंपाउंड्स का, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड। और उसको हम जो, या फिर अल्टरनेट स्ट्रक्चर को जो हैं, जो भी बनेंगे अल्टरनेट स्ट्रक्चर जो कि बेंजीन में बनते हैं, उनको हम बोल सकते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड या फिर कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स। तो उसके बेस पे जो हैं आपके 2 साइंटिस्ट ने काम किया था। पहला है आपके केकुले स्ट्रक्चर, सेकेंड है आपका देवार स्ट्रक्चर। ठीक है, तो केकुले स्ट्रक्चर का आप जानते ही हैं। तो फर्स्ट है आपका तो इस तरीके से है आपका केकुले स्ट्रक्चर। ठीक है, तो असल में जो है ये पॉसिबिलिटीज़ थी आपके केकुले स्ट्रक्चर का। तो इसमें जो है उस समय जो है पहले तो मालूम था कि ये 1 जो यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 वही होगा, लेकिन उनके हिसाब से जो है ये 1 2 3 4 5 और ये 6, या फिर सेम 1 2 3 4 5 और ये 6 ही माना गया था। उसके हिसाब से जो है जो बॉन्ड है वो क्या क्या होगा आपके 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, और 5 और 6 के बीच में हो सकता है। सेकेंड था इसमें जो था वो है आपके 1 और 6 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, और 4 और 5 के बीच में। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ था आपके स्ट्रक्चर का। तो बात करें हम लोग इसकी पॉसिबिलिटीज़ की, तो इस स्ट्रक्चर की जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो एक तरीके से 80% प्रोबेबिलिटी था कि ये स्ट्रक्चर हो सकता है। क्योंकि जो बात करें हम लोग इनकी स्ट्रक्चर की ओवरलैपिंग की, क्योंकि ये पाई बॉन्ड हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, जो भी पाई ऑर्बिटल्स हैं, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड पाई ऑर्बिटल्स हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर को अगर प्लेनर पे देखें तो इस तरीके से होगा, और जो पाई बॉन्ड है वो इस तरीके से आपके रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से अनहाइब्रिडाइज्ड पाई ऑर्बिटल। तो जाहिर सी बात है अगर मैं एक कार्बन एटम हूँ और मेरे ये पोर्शन कार्बन एटम है और ये पाई बॉन्ड का आपके अनहाइब्रिड पाई ऑर्बिटल है, तो इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो इधर कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है और इधर भी है। तो या तो मैं इसके साथ में बॉन्ड बना सकता हूँ, डबल बॉन्ड मतलब रहेगा, या फिर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये माना था आपके केकुले का कि या तो फिर इसके साथ में होगा 1 और 2 के साथ में होगा, या फिर 1 और 6 के साथ में होगा पॉसिबिलिटीज़। बाद में कहा गया कि ये हमेशा जब बॉन्ड बनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में ही बनेंगे। मीन्स 1 2 3 4 और 5 6 के ही फॉर्म में बनेंगे। लेकिन एक साइंटिस्ट और थे, वो हैं आपके देवार साइंटिस्ट का कहना ये था इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो एक तरीके से 80% है पॉसिबिलिटीज़ इस स्ट्रक्चर की होने की, आपके इस रेजोनेंस की होने की। एक साइंटिस्ट था आपके देवार, उनका कहना यह था कि भाई एक कार्बन इधर, उसके बगल में कार्बन, उस सामने कार्बन, तो हो सकता है कि इधर भी बनाए, इधर भी बनाए, और सामने भी जो पाई ऑर्बिटल है उसके साथ में हम बॉन्ड बना सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। लेकिन वो थ्योरी फेल्ड हो गई है और उसके लिए उसको हम ज़्यादातर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज़ थी 20%। तो इसलिए उसको भी हम देख लेते हैं क्या था वो उनका कहना। सपोज ये आपके
बेंजीन है, जाहिर सी बात है। तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, इस तरह से हम नेमिंग करते हैं फिलहाल अभी। तो अब या तो जो बॉन्ड है वो इस तरीके से भी हो सकता है, मीन्स जो फर्स्ट कार्बन है वो फोर्थ कार्बन के साथ में ही अटैच हो सकता है, 2 और 3 और 5 और 6, क्योंकि वो सामने भी तो ओवरलैप कर सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ कम है क्योंकि जो उसकी जो दूरी है थोड़ा सा हाई हो जाती है। सेकेंड उसमें प्रॉपर्टी ये था, ऐसा वैसे तो पॉसिबिलिटी है कि जो दूसरा है वो पाँचों साथ में ओवरलैप करे, और 1, 6 और 3 और 4, और एक और है पॉसिबिलिटीज़, ये हो सकता है आपका 1, 2 के बीच में, 3, 6 के बीच में और 4, 5 के बीच में, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, केवल 20% ही प्रोबेबिलिटी था। इसलिए जो है ये स्ट्रक्चर को हम बेसिकली नहीं मानते हैं, हम इसी स्ट्रक्चर को मानते हैं। अब आते हैं इसका जो मेन स्ट्रक्चर था आपके बेंजीन का, वो क्या है आपके तो वो था स्ट्रक्चर आपका शॉर्ट हैंड आपके बेंजीन था स्ट्रक्चर। तो ये कैसे प्रूफ हुआ कि इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपस में घूमते रहते हैं, इनका कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होता। डीलोकलाइज्ड मीन्स वो घूमते रहते हैं, वो कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं, लोकलाइज्ड मीन्स वहीं पे स्टेबल हो जाना, ठीक है। तो ये जो पॉसिबल इसकी जो थ्योरीज है वो है आपके इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपके एल्केन है जिसमें आपके कार्बन और कार्बन बॉन्ड होते हैं, सेकेंड है आपका एल्किन जिसमें होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड। इसमें कहा गया कि कार्बन के बारे में एक में सिंगल बॉन्ड है, एक में डबल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन कार्बन के बीच में, एक कार्बन के बीच में सिंगल डबल बॉन्ड, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ऐसा है। तो ये एल्केन रिंग भी है और एल्काइन भी है, तो बॉन्ड एंगल तो सेम होना चाहिए। तो बॉन्ड एंगल इसका था, सॉरी बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम होना चाहिए। जो बॉन्ड लेंथ था अप्रोक्सीमेटली आपके एल्केन का वो होता है आपका 151.54 एंगस्ट्रॉम, और जो आपके एल्किन का होता है अप्रोक्सीमेटली 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जो हमने देखा कि जो बेंजीन है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है सारे कार्बन पे, चाहे वो ये हो या फिर ये हो, उन पे सारे पे जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स हैं, चाहे डबल हो सिंगल हो, हमको पता नहीं था उस समय, उन पे जो है जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो होगा अप्रोक्सीमेटली 1.39 एंगस्ट्रॉम या फिर 1.40 भी हम बोलते हैं कि लिखते हैं कई बार। तो ये था, मतलब इन दोनों के बीच का था। इसका मतलब ये था कि ये ना तो कम्प्लीटली सिंगल बॉन्डेड हैं ना कम्प्लीटली डबल बॉन्डेड हैं, मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है या पाई बॉन्ड्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं, वो घूमते रहते हैं, इस सर्कल की तरह घूमते रहते हैं। तो इसके बेस पे ही थ्योरी दिया गया था या बताया गया था कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है इस तरीके से, मीन्स सारे बॉन्ड जो हैं इक्वल हैं, ना कोई डबल है ना कोई सिंगल है, और जो इसलिए जो है हम उसको बोल सकते हैं 1.5 बॉन्ड, हर जगह पे क्या हैगा 1.5 बॉन्ड ही होंगे। तो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट हैंडेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करते हैं आपके, जो कि वेल स्टेबलाइज्ड है। अब इसके बाद जो है वो है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब आते हैं इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही लिया गया है और ये वेल स्टेटेड है, वेल एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो समझते हैं वन बाय वन। इसमें जानते हैं कि जो कार्बन है उसमें होते हैं C6H12, 6 जो है आपके कार्बन एटम नंबर है, आपके मॉलिक्यूलर वेट है 12। तो जो आपके जब उसको हम करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो 1s2 2s2 और 2p2 होगा, 1s कंप्लीट रहेगा, 2s2 कंप्लीट रहेगा और p पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। ये आपके ग्राउंड स्टेट पे हैं। जब वो एक्साइट होंगे किसी कार्बन से किसी और से, जब अटैच होंगे तब वो
आपके क्या होंगे, जो ये आपके एस इलेक्ट्रॉन है वो आपके मूव करेगा इसमें, तो क्या होगा आपका इस तरीके से वो अरेंज हो जाएगा। तो जो आपके हाइब्रिडाइजेशन है बेंजीन में, वो आपके केवल 1, 2 और 3 एस के 1 और पी के 2 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए जो ये जो हैं आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। और जो एक पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई है, वो एक तरीके से अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होगा, जो कि 100% पी करेक्टर को शो करेगा। इसलिए जो उसका जो आपका जो डम्बल शेप्ड होता है आपके ऑर्बिटल, इसमें जो है, लेकिन ये एस के 33% और पी के 66% करेक्टर को शो करेगा आपके इन ऑर्बिटल पे, ठीक है। तो उसी के बेस पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस तरीके से होता है। इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ओर ले जाएं तो इस तरीके से जो है आपके कार्बन कार्बन के बीच में एक एस होगा, पी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ये कोई सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और एक आपके सी और एच के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो ये आपके सपोज जितने भी बॉन्ड्स हैं वो आपके सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अभी हम पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके सिग्मा बॉन्ड्स हैं। एक सिग्मा बॉन्ड जो है आपके सी और सी के बीच में होगा, और एक होगा सी और एच के बीच में। जो बॉन्ड एंगल है वो आपके 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा, क्योंकि आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब ये जो सी और सी बीच में क्या होगा, sp2 और सी एच बीच में क्या होगा आपके sp2, ठीक है। अब जो है इसको हम कन्वर्ट करते हैं उस फॉर्म में, हम जितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हैं, वो मूव नहीं करते हैं, वो स्टेबल होते हैं, लेकिन जो पाई है वो मूव कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि पाई ऑर्बिटल इस तरीके से आपके जब पैरेलल हम करेंगे तो वो इस तरीके से आपके उभरे हुए होते हैं। तो ये जो हैं इसके साथ में ओवरलैप कर सकते हैं, या तो वो दोनों इधर करेंगे या उधर करेंगे। इसलिए जो बॉन्ड है, इसलिए जो आपके बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कभी बॉन्ड कभी इधर होगा और कभी इधर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। तो या तो ये दोनों पाई ऑर्बिटल हैं, दोनों ओवरलैप करेंगे इस तरफ या फिर इस तरफ करेंगे, ठीक है। तो या तो अब बात करें इनके उसकी, इसलिए जो है इसको हम कम्प्लीटली डीलोकलाइज्ड हैं, इसलिए सारी तरफ हो सकते हैं, इसलिए हम उसको कम्प्लीटली ओवरलैप कर देते हैं, ताकि ये स्ट्रक्चर जो है आपके वेल एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर हैं वो हमको मिलेगा इस तरीके से। तो इसलिए जो इसमें जो आपके ओवरलैपिंग है वो इस तरीके से 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, और 5 और 6 के बीच में, ठीक। तो इसको हम पूरा सराउंडेड कर देते हैं, क्योंकि जो है डीलोकलाइज्ड होते हैं, इसलिए हम इसको कम्प्लीटली हम सराउंड कर देते हैं लोअर ऑर्बिटल को और अपर ऑर्बिटल को इस तरीके से। तो इसलिए जो आपके पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग है वो इस तरीके से हमको नज़र में आता है। तो इसी थ्योरी के बेस पे हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ये होगा, ना कि बॉन्डेड होंगे। वो सिंगल डबल फॉर्म में हम लिखते ज़रूर हैं, हम जब रिएक्शंस होते हैं तो उसी तरीके से होते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ को तो वो डीलोकलाइज्ड होने की वजह से जो है सारे बॉन्ड इक्वल ही हैं, कोई सिंगल डबल नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड जो हैं इक्वल हैं, ओवरलैप होते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है ये होगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, आप बहल एंड बहल की बुक भी रेफर कर सकते हैं। जब भी हम केमिस्ट्री क्लास ले रहे होंगे तो आप कॉपी और पेन रखिए, ताकि आपको नोट करते बनेगा। अगर हम कोशिश करेंगे कि इसका जो नोट्स है हम अपने जो डिस्कशन बॉक्स है उसमें लिंक दे दें, ताकि आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। सो these are the basics structure about the benzene, and in my upcoming class I will discuss about the resonance stability of the benzene। ऑलरेडी हमने रेजोनेंस के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन हम उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं किए हैं, तो उसको भी हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बेंजीन क्यों इतना स्टेबल है। तो रेजोनेंस की वजह से ही वो स्टेबल होते हैं, तो हम बात करेंगे डिटेल में। So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.